स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 8 जो कि नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का लास्ट यूनिट है। यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 एंड 7 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज द इम्यूनोग्लोबिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो एंटीबॉडीज, जिसको इम्यूनोग्लोबिन्स कहते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं और ये एंटीजन से इंटरेक्शन करते हैं। एंटीबॉडीज ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है, और एंटीजन जो कि एक स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड होकर स्पेसिफिक एक्शन करता है। ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन्स एंड फ्रीली सर्कुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन्स जो कि ब्लड में पाए जाते हैं। इनका मेन दो फंक्शन होता है। पहले तो ये रिकॉग्नाइज करते हैं फॉरेन बॉडीज को, एंड देन सेकेंड ट्रिगर करते हैं कि उस फॉरेन बॉडीज को कैसे बाहर निकाला जा सके। इनका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वाई शेप के होते हैं। इनमें टू हैवी चेन्स होते हैं और टू लाइट चेन्स होते हैं जो कि जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। लाइट चेन में लाइट चेन 22,000 डाल्टन का होता है, जबकि हैवी चेन 50,000 डाल्टन का होता है। एंटीबॉडीज में वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन पाया जाता है, जो कि वेरिएबल रीजन तो अलग अलग इम्यूनोग्लोबिन्स में ये वेरिएबल रीजन अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं, जबकि कांस्टेंट रीजन सभी इम्यूनोग्लोबिन्स में चेंज नहीं होता है। लाइट चेन्स के पास 1 वेरिएबल डोमेन एंड 1 कांस्टेंट डोमेन होता है, जबकि हैवी चेन के पास 1 वेरिएबल डोमेन एंड 3 कांस्टेंट डोमेन होता है। हैवी चेन्स इन सम एंटीबॉडीज कंटेन अ प्रोलीन रिच हिंज रीजन, और जहां पे वाई शेप जब होता है तब तो जहां से वो मुड़ा होता है उसको हिंज रीजन। ये इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है जो कि वाई शेप का है, जिसमें 2 लाइट चेन है और 2 हैवी चेन है। लाइट चेन जिसको L से डिनोट किया गया है और हैवी चेन को H से डिनोट किया गया है। लाइट चेन में 1 वेरिएबल रीजन है एंड 1 कांस्टेंट रीजन है, जबकि हैवी चेन में 1 वेरिएबल रीजन है एंड 3 कांस्टेंट रीजन्स है। कांस्टेंट रीजन चेंज नहीं होते हैं सभी इम्यूनोग्लोबिन में। इन्हीं वेरिएबल रीजन के चेंज होने से ही अलग अलग टाइप्स के इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, जो कि जुड़े होते हैं लाइट चेन और हैवी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और इस रीजन को जहां पे ये मुड़ा हुआ है उसको हिंज रीजन बोलते हैं। नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। सो एंटीबॉडीज को क्लासिफाई किया गया है 5 डिफरेंट क्लासेस में, जो कि हैं IgG, IgM, IgA, IgD and IgE. All the antibodies have the basic 4 chain antibody structure, but they have different heavy chain. तो इन heavy chain के variable region में चेंजेस होने की वजह से डिफरेंट टाइप्स के इम्यूनोग्लोबिन बनते हैं। इम्यूनोग्लोबिन IgG को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जो कि मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन है, जो कि 80% ब्लड सीरम में पाया जाता है, और इसका जो कंसंट्रेशन है ब्लड में वो 10 mg/ml ऑफ ब्लड होता है। नेक्स्ट IgG एक्सिस्ट इन द सीरम इन द मोनोमेरिक फॉर्म, मतलब ये इसी फॉर्म में वाई शेप में फॉर्म में पाया जाता है, और ये एक ऐसा एंटीबॉडी है जो कि प्लासेंटा से क्रॉस करता है फ्रॉम मदर टू द फीटस। IgG हैव बीन क्लासिफाइड इनटू द 4 सब क्लासेस, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है, IgG1, IgG2, IgG3 एंड IgG4। इनका जो मेन फंक्शन है वो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, एंड ये क्या करता है, जो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होते हैं, उसके प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है, साथ ही साथ ये फैगोसाइटोसिस को भी इनहांस करता है। नेक्स्ट इमोग्लोबिन है IgGM, जो कि थर्ड मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन है, और इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो 1.5 mg/ml होता है। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन होता है, जो कि पेंटामेरिक फॉर्म में पाया जाता है। IgG मोनोमेरिक था, IgM पेंटामेरिक है, और ये सबसे पहला एंटीबॉडी है जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्स देता है, और IgM is the first immunoglobulin to be synthesized by the fetus. तो ये सबसे पहला इम्यूनोग्लोबिन जो है फीटस के द्वारा बनाया जाता है, और इसकी बिगनिंग हो जाती है 20 वीक्स ऑफ एज, मतलब जब फीटस आपका 20 वीक्स का होता है तो उसी एज में ही सबसे पहले जो इम्यूनोग्लोबिन बनता है वो IgM होता है, और ये क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है। क्लासिकल पाथवे, कॉम्प्लीमेंट पाथवे 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से क्लासिकल पाथवे टाइप है जो कि IgM
नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबिन है IgA। ये मेन इम्यूनोग्लोबिन है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीटरी एंटीबॉडीज। ये डायमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। दैट्स मीन कि 2 मोनोमेरिक यूनिट्स मतलब 2 एंटीबॉडीज मिलकर डायमेरिक फॉर्म बनाते हैं जो कि जुड़े होते हैं ज्वाइनिंग पेप्टाइड से। इसको जे प्रोटीन भी कहते हैं। इसका जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन ये हाई कंसंट्रेशन में पाया जाता है टीयर्स में, स्लाइवा में, स्वेट में, और इसका कंसंट्रेशन होता है 2 से 4 mg/ml। IgA is the first line of defense. It works by inhibiting bacterial and viral adhesion to epithelial cells. तो ये वायरस और बैक्टीरिया को एपिथेलियल सेल से जुड़ने से रोकता है और ये न्यूट्रलाइज करता है एक्शन ऑफ द वायरल एंड बैक्टीरियल टॉक्सिन। नाउ वी डिस्कस इम्यूनोग्लोबिन डी, जिसको IgD कहते हैं। ये एक मोनोमेरिक एंटीबॉडी है जो कि इमेच्योर बी लिम्फोसाइट की सरफेस पे पाया जाता है। ये सिक्रीट होता है ब्लड में, जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होता है। इसके पास 2 आइडेंटिकल डेल्टा हैवी चेन्स और 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स होते हैं। जितने भी इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं उसका 0.25% IgD होता है, जिसका जो मास है वो 185 किलो डाल्टन और हाफ लाइफ 2.8 डेज का होता है। जो मेन फंक्शन है वो ये इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है ऑन द बी सेल्स। इट ऑल्सो रेगुलेट बी सेल्स फंक्शन इफ इट एनकाउंटर्स एन एंटीजन। तो जब बी सेल एंटीजन को एक्शन करता है तो IgD बी सेल के फंक्शन को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है IgE फाउंड इन द ओनली इन द मेमल्स बाय सिंथेसाइज्ड बाय द प्लाज्मा सेल्स। तो ये प्लाज्मा सेल से सिंथेसाइज होता है। ये मोनोमेरिक फॉर्म में पाया जाता है जिसमें 2 एप्सिलॉन हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन होता है। एंड ये एसोसिएट होता है E फॉर एप्सिलॉन हैवी चेन और E फॉर एलर्जी। तो ये एलर्जिक रिएक्शंस में एसोसिएट होता है और ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ फार्माकोलॉजिकली एक्टिव एजेंट्स को। इट ऑल्सो प्ले एन एसेंशियल रोल इन रिस्पॉन्स टू एलर्जेंस। ये एलर्जेंस के अगेंस्ट काम करता है और एंटीजन प्रिपरेशन यूज्ड इन डिसेंसिटाइजेशन इम्यूनोथेरेपी। नेक्स्ट टॉपिक है एलाइजा। सो एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ऐसे इज अ मॉडर्न मॉलिक्यूलर टेक्निक। एक मॉलिक्यूलर टेक्निक है जिसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन को डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम। एलाइजा में एंजाइम्स होते हैं जो कि लेबल्ड होते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज से या स्पेसिफिक एंटीजन से, और उनमें हम जब सबस्ट्रेट डालते हैं तो वो एक पर्टिकुलर कलर देते हैं जिससे हमें पता चल जाता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस का। एलाइजा टेस्ट यूज कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो हम इसको टेस्ट करते हैं एलाइजा को कि इम्यून सिस्टम में जो इम्यूनोग्लोबिन्स है वो कितने हैं, उनका कंसंट्रेशन क्या है, and chemicals for the detection of immune response in the body. एलाइजा का प्रिंसिपल है कि एंटीजन और एंटीबॉडीज रिएक्ट स्पेसिफिकली टू फॉर्म द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं, और जब हम इसमें एंजाइम डालते हैं तो ये एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं। उसके बाद जब लास्ट में एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट डाला जाता है तो वो कलर चेंज कर देते हैं और इसी कलर कंसंट्रेशन को फिर डिटेक्ट कर लिया जाता है थ्रू द मशीन। सो द एंजाइम एक्टिविटी इज मेजर्ड विद द कैलोरीमीटर इन अ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इन्फेक्शन इन द पेशेंट। नाउ वी डिस्कस डायरेक्ट एलाइजा। तो एलाइजा 3 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा एंड सैंडविच एलाइजा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एलाइजा। तो डायरेक्ट एलाइजा में सबसे पहले हम सैंपल लेते हैं जो कि वेल में एब्जॉर्ब हो जाता है। माइक्रोटेटर प्लेट होती है एलाइजा की, उसमें छोटे छोटे वेल्स बने होते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले सैंपल डालेंगे। तो मान लीजिए किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है तो उसमें ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है वो पाया जाएगा, दैट्स इज एंटीजन। तो सबसे पहले अगर हम सैंपल डालेंगे तो उस एंटीजन वो वेल में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद हम उसको वॉश करेंगे तो जो अनबाउंड एंटीजन है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालेंगे जो कि उस एंटीजन से जाके बाइंड कर जाएगा। उसके बाद हम फिर से वॉश करेंगे ताकि जो अनबाउंड एंटीबॉडीज है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाली जाएगी। उसके बाद जब हम उसको कैलोरीमीटर पे एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे डिटेक्ट करेंगे तो हमें एक स्पेसिफिक रीडिंग मिल जाएगी। तो सबसे पहले सैंपल डाला है तो उसमें ये एंटीजन है जो कि वेल में एब्जॉर्ब हो गया है। फिर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाली गई है जो कि उस एंटीजन से जाके
बाइंड कर गया है, उसके बाद सबस्ट्रेट डाला गया है जो कि एक पर्टिकुलर कलर प्रोडक्ट देता है। इस तरह से डायरेक्ट एलाइजा होता है जिसमें सबसे पहले एंटीजन, देन एंटीबॉडी, देन सबस्ट्रेट डाल के कलर प्रोड्यूस कर लिया जाता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एलाइजा प्रोसीजर, जिसमें एडिशन ऑफ नॉन एंटीजन स्पेसिफिक टू द एंटीबॉडी ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम ऐसे नॉन एंटीजन को डालेंगे जो कि हमें जो एंटीबॉडी चाहिए। हमें यहाँ पे पता करना है कि अगर कोई पेशेंट किसी एंटीजन के थ्रू इन्फेक्टेड है तो क्या हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर सीरम में वो एंटीबॉडी प्रेजेंट है, दैट्स मीन कि उस पेशेंट को वो डिसीज होगी, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन जाता है तो उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है। तो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट एलाइजा है उसमें एंटीबॉडी के थ्रू हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि उस पेशेंट को कौन सी बीमारी है। एडिशन ऑफ नॉन एंटीजन स्पेसिफिक टू द एंटीबॉडी ऑफ इंटरेस्ट, तो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं सीरम में एंटीबॉडी को, तो हम नॉन एंटीजन को डालेंगे। तो केयरफुल वॉशिंग टू रिमूव अनअब्सॉर्ब एंटीजन और सम अब्सॉर्ब कंटामिनेंट्स, एडिशन ऑफ सीरम सैंपल टू देयर रिस्पेक्टिव वेल्स। उसके बाद हम सीरम सैंपल को डालेंगे और उसके बाद एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी को डालेंगे जो कि उस एंटीजन से जाके बाइंड कर जाएगा। फिर हम वॉश करेंगे ताकि जो भी जो लिंक नहीं हुए हैं वो रिमूव हो जाए। उसके बाद एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे जो कि उस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से जाके बाइंड हो जाएगा। देन हम फिर से वॉश करके सबस्ट्रेट को डालेंगे और फिर कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले नॉन एंटीजन को डाला, उसके बाद हमने एंटीबॉडी डाला जो कि इससे जाके बाइंड हो चुका है। फिर हमने एक सेकेंडरी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाली है जो कि इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से जाके बाइंड हो जाएगा और सबस्ट्रेट डालेंगे, हम सबस्ट्रेट डालेंगे जिससे स्पेसिफिक कलर आ जाएगा। इस तरह से इनडायरेक्ट एलाइजा किया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले एंटीजन डालते हैं, देन हम फिर सैंपल का एंटीजन डालते हैं, उसके बाद हम एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं और फिर सबस्ट्रेट डालते हैं। इस तरह से इनडायरेक्ट एलाइजा करते हैं। नाउ वी डिस्कस सैंडविच एलाइजा प्रोसीजर। तो सबसे पहले जो माइक्रोट्यूटल वेल होती है उसमें सबसे पहले से ही ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। मान लीजिए किसी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है तो उसके सीरम में वो पर्टिकुलर एंटीजन पाया जाएगा, तो उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है वो ऑलरेडी वेल में प्रेजेंट है। दैट्स मीन कि अगर हमने उस वेल में सीरम डाला और उस सीरम में अगर एंटीजन प्रेजेंट होगा तो वो उस एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएगा। तो एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट होती है, हम उसको वॉश करते हैं, देन हम सैंपल डालते हैं। सैंपल में अगर एंटीजन होगा तो वो इस एंटीबॉडी से बाइंड हो जाएगी और जो अनबाउंड है उसको हम वॉश करके निकाल देंगे। उसके बाद हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालेंगे जो कि बाइंड हो जाएगी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से। उसके बाद वॉश करेंगे और लास्ट में हम डालेंगे सबस्ट्रेट और उसके बाद कलर डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले वेल में सबसे पहले एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है और सैंपल डालने के बाद जो एंटीजन है वो उसके अगेंस्ट एंटीजन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे जो अनबाउंड है उसको हमने वॉश कर दिया और इस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी से जाके बाइंड हो गया। उसके बाद हम डालेंगे एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो कि इस एंटीबॉडी और एंटीजन से जाके बाइंड कर जाएगा। लास्ट में हम डालेंगे सबस्ट्रेट जो कि ग्रीन कलर से डिनोट किया गया है और ये सबस्ट्रेट देन आफ्टर सम टाइम कलर चेंज कर देगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो जैसे सैंडविच होता है दो ब्रेड के बीच में कुछ कंटेंट होता है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए दो एंटीबॉडी के बीच में एंटीजन प्रेजेंट है, इस वजह से इसको सैंडविच एलाइजा कहते हैं। नाउ वी डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ एलाइजा। तो इसी एलाइजा पे बेस पे प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स आती हैं, साथ ही साथ डिफरेंट वायरल बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन को भी एलाइजा के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। HIV इन्फेक्शंस की स्क्रीनिंग टेस्ट की जाती है एलाइजा से। एलाइजा की किट्स भी अवेलेबल हैं जो कि डेंगू फीवर, TB एंड हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन में डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किया जाता है ऑफ वेरियस प्रोटीन्स, हार्मोन्स एंड टॉक्सिन्स एंड आल्सो यूज इन द डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड एलर्जेंस। So this is a application of ELISA. Now we discuss advantage of ELISA. तो जो प्रोटोकॉल है वो सिंपल है, हाईली स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव टेक्निक है और हाईली एफिशिएंट भी है। ELISA इंटरप्रिटेशन,
तो क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन के लिए मतलब क्वालिटी इंटरप्रिटेशन मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन के लिए हम उसका जो कलर है उसको विजुअलाइज करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन के लिए हम कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी कैन बी आइडेंटिफाई मेजरिंग द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि हम कैलोरीमेट्री या एलाइजा रीडर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से करते हैं। इस तरह से आपका यूनिट 8 कंप्लीट होता है। इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।